फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन किस तरह से किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहला काम है हमारा हेडिंग बनाना। तो ये हो गई हेडिंग, एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या वेलोसिटी का बढ़ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी हमेशा कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। किसी पार्टिकल में डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। लिख देता हूं। जैसे बात आती है रिटार्डेशन की, रिटार्डेशन, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो यहाँ पे घटेगी, कम होती जाएगी। और जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो एक्सेलरेशन का एक देखा जाए तो फिजिकल सिग्निफिकेंस टाइप का है कि एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी का बढ़ना, और डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी का डिक्रीज होना। तो जो एक्सेलरेशन है इसको हम डिफाइन किस टाइप से करते हैं एक्सेलरेशन को? इसके लिए हम वैसे फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको स्मॉल ए से शो किया जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब बात यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजमेंट की हो रही है, तो जब वेलोसिटी में चेंजमेंट की बात हो रही है तो दो टाइप की वेलोसिटीज होना यहाँ पे कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज भी हो रही, ठीक है। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही तो दो टाइप की वेलोसिटी हो गई। एक हो गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और एक हो जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल टाइम t1 पे, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू t1 की अगर बात की जाए तो t1 टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, यहाँ जो वेलोसिटी है उसको हम मान लेंगे v1, इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ टाइम t2 के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी उस वेलोसिटी को हम बोल देंगे v2, तो इसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का मतलब हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, अब बात करते हैं, जब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है तो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई? मीटर पर सेकेंड। और ये देखिए अपॉन में टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड ही होगा। तो ये फाइनली यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशन निकालने की। तो डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी, या फिर इस यूनिट से भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। मीटर का मतलब लेंथ l, सेकेंड का मतलब होता है t, इस पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा lt माइनस 2। भाई ये 2 जो है नीचे पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी, कि ये क्वांटिटी किस टाइप की है, स्केलर है या वेक्टर है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो v2 और v1 है वो क्या है? वेलोसिटीज हैं। तो जो क्वांटिटी ये बनेगी वो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, क्लियर इतना? ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सेलरेशन की टाइप्स। एक्सेलरेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो सब देखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हटा दिया जाए, ठीक है। अब बात होगी
टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के टाइप्स की बात होती। तो जैसे अभी तक अपन ने वेलोसिटी और स्पीड के टाइप्स पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है एक्सेलरेशन के टाइप। तो एक्सेलरेशन के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जो एवरेज एक्सेलरेशन है, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, मतलब जो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब ये टाइम इंटरवल आ जाना, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज स्पीड हो, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो, ये तीनों चीजें ही टाइम इंटरवल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिफाइन करते हैं। ये कई बार बता चुके हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे वेलोसिटी या स्पीड के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऊपर मिल जाएगा आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब कई बार बता चुका हूं, तो वहां पे आप देख सकते हैं स्पीड के लेक्चर में या वेलोसिटी वाले लेक्चर में भी आप इसको देख सकते हैं कि इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो मान के चलते हैं कि यहाँ ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, यानी यहाँ पे इसको टाइम जो है वो टी टाइम पे वो ए पे है, और ए पे उसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v। ए पे उसकी वेलोसिटी को कितना मान लिया है? v मान लिया है। डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल ए से बी पहुंच जाता है, डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल ए से बी पहुंच जाता है, तो टोटल ओ से बी तक का टाइम कितना हो चुका है? टी प्लस डेल्टा टी। ये टोटल टाइम हमारे पास आ चुका है ओ से बी तक का, टी प्लस डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी टाइम ए से बी के बीच में डिफरेंस है, ए से बी के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी। तो ए से बी तक जाने में पार्टिकल की स्पीड में इतना ही कुछ फर्क पड़ा होगा, यानी स्पीड यहाँ पे होगी v प्लस डेल्टा टी। फिर से बता रहा हूँ, पार्टिकल ओ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जब ए पे है तो टी टाइम पे ए पे है वो, और ए पे जब वो पार्टिकल है तो उसकी स्पीड कितनी है? v है। अब जब वो ए से बी तक जाता है तो उसको डेल्टा टी टाइम लगा, ऐसा हम लोगों ने माना है। तो ए से बी जाने में अगर डेल्टा टी टाइम लगा तो पूरा ओ से बी तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा? टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। और पूरा अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट पे पहुंचा जब पार्टिकल, तो बी पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v प्लस डेल्टा वी। क्योंकि डेल्टा टी टाइम में स्पीड या वेलोसिटी में कितना फर्क पड़ेगा? डेल्टा v, यानी डेल्टा v स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलरेशन निकालने की। कौन सा एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है? एवरेज एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही फाइंड किया जाएगा जैसे हम लोग बाकी के एक्सेलरेशंस जो है वो निकाल चुके थे। और बाकी के एक्सेलरेशन कैसे निकलेंगे अब आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला था, हम लोगों ने स्पीड निकाला था एवरेज, तो उसमें क्या किया था? वही चीज यहाँ पे भी करना। तो ए से बी तक की बात हो रही है, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? v प्लस डेल्टा v, माइनस ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है हमारे पास? v अपॉन टाइम की बात की जाए तो t प्लस डेल्टा टी माइनस टी, ये t से t कैंसिल, b से b कैंसिल। सो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सेलरेशन का पार्ट है, तो इसमें जो वेलोसिटी का यहाँ जो इसका यूनिट बनेगा या इसका जो डायमेंशन बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा। जो एक्सेलरेशन का होता है ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके पार्ट का भी वही चीज होगा, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन में हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इंस्टेंट जो है वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए होगा। सो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सो नाउ ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। यहाँ जब भी टाइम की लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, तो टाइम की लिमिट अप्लाई करने से डेल्टा टी जो है वो डी में चेंज हो जाता है। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। अगर यहाँ वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये तब के लिए है जब हमें वेलोसिटी का कोई टाइम से रिलेटेड या टाइम के फंक्शन में या टाइम के टर्म्स में कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया जाए, उसमें हम ऐसा डिफरेंशिएशन उसको कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई ग्राफ दिया गया है, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम में हमें कोई ग्राफ दिया है, कोई ग्राफ बना के आया हमारे पास, और उसमें पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए इतने से इतने टाइम के लिए, इतने से इतने टाइम के लिए एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा उस केस में उतने से उतने टाइम तक का स्लोप, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है, स्लोप निकालना होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहले इसको हटा देता हूं एक बार स्क्रीनशॉट। ओके, इसको हटा दिया जाए। ठीक, अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट्स हैं इनका यूज होता है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में इनका यूज किया जाएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। इसमें से जो दो अभी अपन ने जो डेफिनेशंस पढ़ी है पहले उनको यूज कर लेते हैं। A इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। अब इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, या ग्राफ लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको अब याद रखना सब, ठीक है, ओके। सो क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब dt को यहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू ए डी टी। इसको कर दिया हमने दोनों साइड इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे dv था और यहाँ पे dt है, तो इसको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये dv को हम क्या ले सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो v हो गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, तो दोनों अलग केस है। तो मान के चलते हैं कि a अंदर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना। तो अब इस चीज को हम किस तरह से शो कर सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो हम लिख सकते हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जब हम एरिया फाइंड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। ये हमको मिल जाएगा, ये देखिए वेलोसिटी मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है कि बता देता हूँ। चलो एक बार, थर्ड वाला पॉइंट क्या बनेगा, जैसे लिखा हो v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप, इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व
इससे हमको क्या मिल जाता है, देखिए स्लोप अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का निकाल देंगे तो इससे हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इससे हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट भी इसी से निकल के आएगा। यहाँ dt को इस साइड ले जाएंगे तो जाएगा dx इज इक्वल टू v dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें तो इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा दोनों साइड। तो जब ये इंटीग्रेट हम करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना। तो क्या हो जाएगा, देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया फाइंड करेंगे तो इससे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। इससे हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट कि अगर वेलोसिटी की जगह पे स्पीड आ जाए, अगर वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर यहाँ पे स्पीड आता है तो स्पीड क्या होगा, स्केलर होगा। तो वेलोसिटी की वजह से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो स्पीड की वजह से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। फिर से सुनो, वेलोसिटी होता है वेक्टर, तो वेक्टर के साथ हमको वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, यानी वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर वेलोसिटी की जगह स्पीड आ जाए तो स्पीड की वजह से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इनसे कई सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो कि IIT JEE नीट और बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं सिंपल सिंपल से। तो जैसे क्वेश्चन हमको अगर दिया जाए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि गिवन दैट a is equal to 3t square, a is equal to 3t square plus 5t plus 6, और जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और टाइम जो है वो सेकंड्स में। अब अगर यहाँ पूछा जाए हम लोगों से फाइंड, या एक काम करते हैं इसको वेलोसिटी मान लेते हैं, ये वेलोसिटी दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। अब हमारे पास दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम t is equal to 1 second to t is equal to 2 second, ये हो गया। और सेकंड वाला क्या है, एट t is equal to 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास दो यहाँ पे पार्ट हमको दिए गए। पहला है t is equal to 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दूसरा है t is equal to 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। अब इन दोनों पार्ट्स में फर्क क्या है, क्या दोनों पार्ट सेम है? नहीं, सेम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम और टू है। फ्रॉम और टू का मतलब, जब फ्रॉम और टू आ जाता है तो इसका मतलब है डिफरेंस, ठीक है, यानी एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच की बात हो रही है। यहाँ पे 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना उसमें एक्सेलरेशन रहा, और यहाँ बात हो रही है t is equal to 2 सेकंड। 2 सेकंड का मतलब है कि फिक्स 2 सेकंड पे बताना है हमको एक्सेलरेशन कितना है। भाई उसका 0 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या था हमें मतलब नहीं, 1 सेकंड पे क्या था कोई मतलब नहीं, 1.5 सेकंड पे क्या था कोई लेना देना नहीं। मतलब सिर्फ है कि 2 सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन कितना था। जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस, है ना। और जब टाइम इंटरवल की बात हो रही हो तो फिर किस चीज की हम बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, इस तरह से। क्लियर इतना? ओके। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हमारे पास जो ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया t इक्वल टू 1 सेकंड से 2 सेकंड तक हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ हमें v1 और v2 निकालना है t1 और t2 टाइम पे।
तो ये जो पहला वाला टाइम है वो कौन सा हो गया, t1 हो गया। जो बाद वाला टाइम है वो कौन सा टाइम हो गया, t2 टाइम हो गया। तो अब यहाँ पे हम अगर इसको फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, t1 टाइम पे पहले हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एट t1 इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, इस पे v1 मिलेगा। t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए सब जगह। तो ये 3 + 5 + 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा इतना। अब अगर हम बात करते हैं t2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये दूसरा वाला टाइम जो है वो 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड यहाँ पे जब हम रखेंगे t की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 हो जाएगा। v2 इक्वल टू 12 प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा और प्लस 6, ऐड करना नहीं आता तो लाइन खींच लो। तो ये कितना हो जाएगा बता दो, 8 1 1 2 28 मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जैसे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो v2 कितना हमारे पास 28 माइनस v1 है अपने पास 14, टाइम डिफरेंस 2 - 1, सो 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमें टाइम इंटरवल गिवन है t इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करता है। एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड का बढ़ना, ठीक है। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच की अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो कितना आ चुका है अपने पास 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब हमें जैसे बात करना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही कितना होगा एक्सेलरेशन, मतलब फिक्स पूछा गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे कर देते हैं a इक्वल टू dv/dt होता है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंशिएट करना है। तो ये हम फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू dv/dt। सो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू d/dt और वेलोसिटी हमारे पास कितना है 3t² + 5t + 6, तो हो जाएगा 3t² + 5t + 6, ये हो जाएगा। सो अब a इक्वल टू ये 3 तो एज इट इज, t² का डिफरेंशिएशन 2t + 5t का डिफरेंशिएशन 1 + 6 का डिफरेंशिएशन 0, कई बार कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा 3 2 6t + 5, तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना कौन से टाइम पे था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना था। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 + 5 कितना हो जाएगा 17। सो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन 17 मीटर पर सेकेंड है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये आ गया आंसर सेकंड पार्ट का, ये आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में जो एक्सेलरेशन आया वो आया टाइम इंटरवल के लिए, t इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का जो टाइम इंटरवल है। और जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो वो कितना आ चुका है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, तो दोनों केस यहाँ पे बन सकते हैं। अब अगर दोनों केस यहाँ पे बन सकते हैं तो सिचुएशन क्या आएगी वो देखते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी वो हमको देखना है, ठीक है। ओके, तो होगा क्या कि अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन दो टाइप से यहाँ पे बन सकता है। एक तो बनेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक बनेगा हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन जो कि चेंज होता रहेगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो कि चेंज नहीं होगा, है ना, फिक्स रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ना पोजीशन पे डिपेंड करेगा, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन है, टाइम पे भी डिपेंड कर सकता, पोजीशन पे डिपेंड कर सकता, किसी भी चीज पे डिपेंड कर सकता। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, फॉर्मूला हमारे पास यही है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ dv इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं a dt, लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। बस दोनों साइड हमने कर दिया ये इंटीग्रेशन इस तरह से, ये देखिए ये दोनों साइड किया गया है इंटीग्रेशन। करना क्या है, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन का यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू a dt, इस तरह से आ जाएगा, या फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा रहने दो क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही होगी अलग अलग टाइम पे। और यहाँ पे ये चीज कैसी रहेगी, as it is, मतलब जैसी है बिल्कुल वैसी, क्योंकि a का हमें कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होगा, एक्सेलरेशन का हमें कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होगा। अगर एक्सेलरेशन का हमें टाइम से रिलेटेड फंक्शन दिया है तो हम dv इज इक्वल टू a dt इंटीग्रेशन ये लगा लेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन का पोजीशन के फंक्शन टर्म्स में कोई फंक्शन दिया जाए, इन केस मान लो x के टर्म्स में दिया है, भाई ये भी तो हो सकता है कि हमें एक्सेलरेशन दिया गया 3x², है ना, अब पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी, है ना, किसी टाइम पे और कुछ कंडीशंस दी गई, तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ इस केस में तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। यहीं पे वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ही होगा, जैसे हमारे पास a इज इक्वल टू है dv अपॉन dt, ये हमारे पास फॉर्मूला। इसमें क्या किया है, दोनों साइड ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो हुआ क्या कि ये जो dx अपॉन dt है, ये जो dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt ये जो है वो क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा v, और ये dv अपॉन dx जो है वो एज इट इज रहेगा, तो dv बाई dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था a इज इक्वल टू 3x², यहाँ पे अगर वेलोसिटी पूछा जाए और कुछ कंडीशंस हमको दी जाएंगी, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी क्लियर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं आएगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, जो हम लोगों ने देखा है कांस्टेंट और वेरिएबल जो एक्सेलरेशन है, इनकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से डेरिवेट कर सकते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उनको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, और कुछ देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।